दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक्चुअली आपको हर महीने कितने पैसे या कितनी फेलोशिप मिलती है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया की लिमिटेशन यहाँ पे क्या है, यानी कितने साल के आप होने चाहिए जेआरएफ करने के लिए, कितना आपको फेलोशिप का अमाउंट मिलता है और कैसे वो 2 या 3 साल बाद जो है बढ़ जाता है, कैसे वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि आप कैसे जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हैं, क्या इसका मतलब है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सबका मुझे लगता है एक वन ऑफ द मेन मोटिवेशन होगा यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में कि भाई अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमको रिसर्च करते करते एक तरीके से हमारी जॉब होगी और हमको पैसे मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि मैंने भी जब बीएचयू में मैंने अपनी रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी जेआरएफ के पैसे मिलते थे, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, कैसे आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं, उन सब के बारे में हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है, पिछले 10 सालों से मैं आपको पेपर उनकी तैयारी करा रहा हूं और मेरा जो चैनल है उसमें कोर्सेज सेक्शन में पूरे सिस्टमैटिक टू द पॉइंट कोर्सेज डले हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो आप इससे भी बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं अपने पेपर को। प्लस दिन में 2 बार डेली में आपको टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है और व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलती है। नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। प्लस जो हमारी ऐप है एंड्रॉइड ऐप, उस पर पेड कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी हैं जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जेआरएफ क्या है, क्या मतलब क्या है जेआरएफ का। तो जेआरएफ का जो फुल फॉर्म है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब क्या है कि आपने अभी अभी पीएचडी में एडमिशन लिया है, आप एक बिगिनर हो, इसीलिए यहाँ पे जूनियर लिखा है, और अभी अभी रिसर्च में आपने एडमिशन लिया है और आपके जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक निश्चित राशि एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसे हम फेलोशिप कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो जैसे आपको पता है कि एग्जाम जब आप देते हो यूजीसी नेट का, तो उसमें अगर आप थोड़े नंबर से उसको पास करते हो तो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, और थोड़े नंबर से पास करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हो तो जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हो और इसके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो नेट की एलिजिबिलिटीज हैं वही इसकी भी हैं कि भैया मास्टर्स में आपके अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, कैटेगरी में हो तो मिनिमम 50% होने चाहिए। एज क्राइटेरिया समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आप जब क्वालिफाई करते हैं या जब अप्लाई करते हैं, एक्चुअली नेट के पेपर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपकी जो एज है वो सर्टेन ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो जो जनरल हैं और जो मेल्स हैं वो 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, और जो फीमेल्स हैं या फिर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 35 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो फीमेल्स को और कैटेगरी वालों को यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन जो है मिला हुआ है। ओके, अब बात करते हैं मेन मुद्दा कि भाई कितने पैसे हमको मिलते हैं और क्या ये सच है मिलते हैं। जैसे बहुत बच्चे हैं उन्होंने तो केवल सुना ही होगा किसी से और वो इंटरेस्टेड हो गए होंगे कि चलो यार फिर हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी वही था कि मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फील्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था तो मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो पैसे मिलते हैं हर महीने। तो वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशंस बना कि हाँ यार चलो ठीक है, कहीं जॉब करने से तो अच्छा है कि पढ़ाई करते रहेंगे और पढ़ाई करते करते पैसे भी मिलते रहेंगे, है ना। तो वो मेरा मेन मोटिवेशन था और मास्टर्स करते करते मैंने नेट की तैयारी जो है करी और मास्टर्स खत्म करते करते मैंने जेआरएफ निकाल ली। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कितना आपको अमाउंट मिलता है। तो जब मुझे जेआरएफ का अमाउंट मिलता था वो मुझे मिलता था 25,000 रुपए, 25,000 रुपए प्लस अलाउंस। अलाउंस का क्या मतलब है, देखो ये तो है आपके जो आपको आपके रिसर्च वर्क को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको दे रही है। इसके अलावा आप कहीं रह रहे होंगे यूनिवर्सिटी के अगल बगल, उसका आपको किराया देना पड़ता होगा, यूनिवर्सिटी आने जाने का आपको किराया खर्चा करना पड़ता होगा, तो उसका गवर्नमेंट अलग से भी अलाउंस देती है। तो करंट में जो हमारा जो जेआरएफ का स्कॉलरशिप का अमाउंट चल रहा है वो चल रहा है आपका
37-38,000 अराउंड में मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे। अब अलाउंसेस आपको डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो किस सिटी में है। बड़ा शहर है तो ये अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल स्कॉलरशिप आपकी बढ़ जाएगी। अगर छोटा शहर है टियर 2 टियर 3 तो आपके अलाउंसेस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे। एक और चीज मैटर करती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के ही होटल में रह रहे होते हैं तो फिर आपको जो हाउस रेंट अलाउंस है वो नहीं मिलता, HRA नहीं मिलता। अब ये अजीब सा नियम है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था BHU में, तो मुझे HRA नहीं मिलता था। बट काफ़ी बच्चे होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसा उनको मिल जाएगा, ज़्यादा बचत हो जाएगी, तो वो हॉस्टल नहीं चुनते, बाहर रहते हैं, उससे 2-3 हज़ार रुपये वो अपने एक कमरे का किराया देते हैं और बाकी जो उनको पैसे मिलते हैं वो रख लेते हैं, तो उनकी फेलोशिप और ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो कुल मिला के 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये रहेगा आपका 2 साल तक, यानी जब आपका PhD में एडमिशन हुआ है तो एडमिशन के 2 साल तक आप क्या होते हैं, JRF होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो। और 2 साल बाद आपका एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है और आप SRF हो जाते हैं, यानी सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं अगले 3 सालों तक। और फिर यहाँ पे जो आपका फेलोशिप है, HRA है, सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको फेलोशिप मिल रही है, टोटल बढ़ जाती है। तो 42,000 अराउंड एग्जैक्ट, मतलब मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ, अलग अलग जगह पे फेलोशिप कम ज़्यादा हो सकती है और फ्यूचर में ये नंबर चेंज भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए SRF को 42,000 अराउंड मिलते हैं और HRA वगैरह मिला के ये 45 से 50,000 भी जा सकता है। तो टोटल आपको 5 साल तक आपकी फंडिंग क्लियर रहती है। 5 साल में यदि आप PhD कर दें तो बढ़िया है। अगर 5 साल से आपको ऊपर लग जाते हैं PhD करने में, मान लो 7 साल तक चल गई आपकी, 6 साल तक चल गई, तो 5 साल के बाद आपको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से नहीं मिलेगा, फिर आपको खुद से वो खर्चा निकालना पड़ेगा। बट 90% केसेस तक आपकी PhD को 5 साल के अंदर ही कंप्लीट करा दिया जाता है। हो सकता है 4.5 साल, हो सकता है 5 साल, या कभी कभी आपको 5.5 या 6 साल भी लग सकते हैं, उसके अंदर आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि एक मोटिवेशन आप लोग के लिए बनी होगी कि हाँ भाई, इतने पैसे जो एक अच्छी हम जॉब करते हैं बाहर, एक प्राइवेट अच्छी जॉब में भी इतने पैसे हमें नहीं मिलते हैं आज के टाइम में, टियर 2 या टियर 3 सिटीज की बात करें, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते आपको मिलते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि एक तो मैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था, हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊंगा, बट पढ़ने का शौक था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार पढ़ूंगा भी और पढ़ते पढ़ते पैसे मिलेंगे, तो ये तो दोनों साइड से अच्छा हो जाएगा। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था, और हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए भी ये मोटिवेशन हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या तरीका है। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आते हैं। देखो भाई, थोड़ा कागजी काम होता है इसमें। जनरली आपको कैनरा बैंक में एक अकाउंट खुलवाना होता है और हर महीने आपका जो, आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है, आप क्या क्या रिसर्च वर्क कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को आपको अपने जो आपके गाइड होते हैं उनसे साइन कराना होता है और उसे अपने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। तो जब एकेडमिक डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, वो भेजता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करती है, तो पलट के पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। सीधे 1 तारीख को पैसा नहीं आ जाएगा, हो सकता है 10 तारीख को आए, 15 तारीख को आए, 20 तारीख को आए, थोड़े टाइम बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी बता देगी कि कैसे होगा। प्लस JRF से जब आप SRF बनते हैं तो उसमें भी जो 2 साल में आपने रिसर्च वर्क किया है, थीसिस पे जो काम किया है, वो आपको दिखाना होता है। जनरली 2 साल में आप थीसिस बनाना चालू नहीं करते, केवल एब्स्ट्रैक्ट तक ही बात रहती है, आपका बस टॉपिक ही डिसाइडेड रहता है, तो वो आपको प्रेजेंटेशन के रूप में देना होता है कि ये मेरा टॉपिक रहेगा, ऐसे मुझे इस पे काम करना है। और SRF जब आपका होता है तो UGC की तरफ से या MHRD की तरफ से, जनरली UGC की तरफ से एक प्रोफेसर अलग आपके यूनिवर्सिटी के बाहर का अपॉइंट होता है और वो आकर के आपका इंटरव्यू लेता है। जब वो कहता है हाँ भाई ठीक है, बंदा सही काम कर रहा है, तो वो अप्रूव होता है, देन आप SRF बन जाते हो। हालांकि ये प्रोसेस सरल होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी कागजी कार्रवाई रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वैलिडिटी। तो जब भी आपका JRF का सर्टिफिकेट आया है और आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है,
तो आपके पास जनरली 3 या 4 साल होते हैं, उसके अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। 3 साल होंगे, 4 साल होंगे, वो एक बार अपने यूनिवर्सिटी में जाके पूछ लेना, क्योंकि बहुत लोग अड़ंगा करते हैं 3 साल बाद, तो वो क्लियर कर लेना पहले वहां पे, है ना। तो जेआरएफ की वैलिडिटी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो उसका आप फायदा उठा सकते हो। अगर पहले ही आपने जेआरएफ करके रखा है तो कुछ सालों बाद भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि पीएचडी में तो मेरा एडमिशन हो चुका है, अब अगर मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता हूँ तो क्या मुझे सारी, जैसे मान लीजिए मैं 1 साल तक पीएचडी कर लिया हूँ, उसके बाद मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो क्या मुझे पिछले 1 साल के भी फेलोशिप मिलेगा? तो वो फेलोशिप आपको नहीं मिलता। जिस दिन आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ लेटर पे जो डेट होती है, वो जब अपना जेआरएफ लेटर सबमिट करोगे, तो फिर आप जिस समय पीएचडी में हो उसमें आगे आपको फेलोशिप आने लग जाएगी। तो आइडियल तरीका यही है कि पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले ही आप जेआरएफ कर लो, तो आपको पीएचडी के डे 1 से पैसे मिलने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो पीएचडी में एडमिशन ले लो और जेआरएफ का पेपर देते रहो, नेट का पेपर देते रहो। जैसे ही आपका क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होने के दिन के बाद आपको पैसा मिलने लग जाएंगे। पिछला जो पीएचडी आपने गुजारी है उसके आपको पैसे, फेलोशिप नहीं मिलेगी। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है, काफी बच्चों को लगता है कि हम जेआरएफ निकाल लें तो हमको सरकार पैसे देने लग जाएगी। तो ये भी नहीं है भैया, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, उस पीएचडी के रिसर्च वर्क को सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो जेआरएफ यदि आपने निकाल लिया और पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। आई होप जितना हो सकता था मैंने आपकी सारे जो कंफ्यूजन्स थी, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, जेआरएफ क्या है, एसआरएफ क्या है, वो सारा का सारा क्लियर कर दिया। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की अगर आपको तैयारी करनी है टू द पॉइंट तरीके से, कम समय में, बिना कोई टाइम गवाए कि लाइव क्लासेस चल रही हैं, सर आ रहे हैं, सर नहीं आ रहे हैं, अगर टू द पॉइंट तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस टॉपिक से केवल वो टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ा और वो क्वेश्चंस देख के पूरा का पूरा हमने एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरीके से आपको पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने कोर्स बनाया हुआ है जिसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो जरूर से डेमो देख लेना। और केवल टेस्ट सीरीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो भी दिया हुआ है, इसमें भी डेमो अवेलेबल है। डेमो कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप कर देना यहाँ पे और पूछ लेना कि भाई डेमो जो है हमें चाहिए, और आपको जो लिंक वगैरह है वो दे दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।